हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में पढ़ना है अपने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 इंडिया सिंस इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर आई थिंक 7 है, विच इज़ रीजनल एस्पिरेशन। ठीक है, सो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो किया। हम एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और इलेक्शंस को फॉलो करते आ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट देखा था कि 1980 में इलेक्शंस होते हैं आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जनता पार्टी। इलेक्शंस हो रहे हैं एंड इस इलेक्शंस में फिर वापस से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आ रही। ठीक, अब इस टाइम पे वन सेकेंड, इस टाइम पे कुछ नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं इंडिया में। न्यू टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस हैं द डिमांड्स। मतलब एक तरह से रीजनल एस्पिरेशंस ही थे लोगों के, अपने रीजन को रिप्रेजेंट करना, उसको डेवलप करने की ख्वाहिशें ही थी, बट कुछ एस्पिरेशंस फॉर्म लेने लगी थी सेपरेटिज्म का। तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। सो इन 1980s was a period of rising aspirations, जिसमें लोग अपने अपने एरिया के लिए ऑटोनॉमी मांग रहे थे। ठीक है, एंड बहुत से लोग इतने हद तक की ऑटोनॉमी मांग रहे थे कि दैट दे वांटेड टू बी आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, एंड दीज इन्वॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्म्ड असर्शन बाय पीपल एंड रिप्रेशन बाय गवर्नमेंट। और इन दोनों चीज़ों के कारण वहाँ के जो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस होते थे, लाइक इलेक्शन करना, लोगों का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना एंड ऑल, वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, फिर लॉन्ग ड्रॉन मूवमेंट चलते हैं, सेटलमेंट होती है। मतलब एट लास्ट होता है कि जितना भी रिवोल्ट हो जाए, रिप्रेशन आ जाए, सप्रेशन हो, जितने भी आर्म्ड असर्शन हो जाए, एट लास्ट इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स थे उनकी सेटलमेंट लास्ट में होती है किसी न किसी पीसफुल नेगोशिएशन के कारण ही। ठीक है, और सब में अकॉर्ड साइन किए गए, जिससे जो जितने भी इश्यूज चल रहे थे वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग। ठीक है, ये बहुत से सेटलमेंट फिर भी भले जाके लास्ट में पीसफुली खत्म हुए, बट उनका जो पूरी जर्नी थी इट वॉज वेरी टमल्टुअस एंड वायलेंट। ठीक है, नाउ अब थोड़ा देख लेते हैं रीजनल एस्पिरेशन होता क्या है, उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रोच क्या है। ठीक, सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी। Indian constitution shall not deny the rights of the different regions and linguistic groups to retain their own culture. ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का भेदभाव अलाउ नहीं करता किसी भी लिंग्विस्टिक या फिर कल्चरल ग्रुप्स के लिए, और उनके डिफरेंट रीजन के होने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सबके लिए इक्वल है। तो डाइवर्सिटी की अप्रोच है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वन सेकेंड, नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनलिज्म को एक तरह से बैलेंस करके रखना है हमें बिटवीन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बीच में बैलेंस बना के रखना है। सो अब भले ऐसा हो कि हमें नेशनलिज्म के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना है, बट इसका ये मतलब होना नहीं चाहिए कि हम नेशन का सोचते सोचते अपने रीजन का नहीं सोच पा रहे। नेशन वुडंट मीन द निगेशन ऑफ द रीजन। ठीक है, और अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो देखो अब होता क्या, बहुत बार फिर ऐसा भी होने लगता है कि रीजन का सोचते सोचते बहुत लोग नेशन का नहीं सोचते, तो ऐसा भी नहीं होना है ना। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड इट अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पीपल। सो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करना अपने रीजन के लिए, रीजनल एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करना, वो करने से कोई एंटी नेशनल नहीं हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी ही अलाउ कर रही है सब चीज़ें। एंड ऑल्सो अलाउज डिफरेंट पार्टीज एंड ग्रुप्स टू एड्रेस पीपल on the basis of their regional identity, their aspiration and specific regional problems. ठीक है, and therefore regional aspiration से ये सब चीज़ें strengthen होंगी। ठीक, तो एक तरह से regional aspiration को strengthen करती है डेमोक्रेसी। ओके, now next is, अब इसके कुछ नेगेटिव consequences भी होते हैं। ठीक है, बहुत बार इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स टेंशन एंड प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। लाइक बहुत बार हम नेशनल यूनिटी की बात करते करते रीजनल नीड्स को भूल जाते हैं, एंड बहुत बार रीजनल कंसर्न के कारण हम नीड्स ऑफ नेशन को से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ठीक, अब कुछ इसी तरह के एरियाज ऑफ टेंशन इंडियन पॉलिटिक्स में भी आ गए थे। लाइक आफ्टर 1947 के बाद से हमें इंडिपेंडेंस मिलती है तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। पार्टीशन होता है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ नियरली 1 करोड़ और 80 लाख पीपल, देन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स।
तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हमेशा चलती आ रही, ठीक, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं, कोल्ड वॉर एंड ऑल। तो उसके इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम बाद ही एक और चीज़ होती है, द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, एंड इसके अलावा कश्मीरियों की अलग से लड़ाई चल रही है अंदर ही कि उनको अपना सेपरेट नेशन चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं, वहाँ पे कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन के लिए, वो लोग मान नहीं रहे हैं कि हम इंडियन यूनियन के पार्ट हैं, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। साउथ इंडिया में द्रविड़ मूवमेंट चल रहे हैं, उनको अलग से अपना द्रविडियन नेशन चाहिए। देन दीज वर फॉलोड बाय मास एजिटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, ये सब लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए स्टेट्स हैं, जिन्होंने भी डिमांड की अपने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की, तो बनाए गए। तमिलनाडु में तो आज तक देखने को मिलता है कि एंटी हिंदी मूवमेंट चलते हैं, एंड नॉर्थ में इसके काउंटर बैलेंस में नॉर्थ में चलते हैं प्रो हिंदी मूवमेंट्स, ठीक है ना। लेटर बाद में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड को बनाया गया इन 2000। क्यों? क्योंकि वहाँ के एक तरह से रीजनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ के रीजन थोड़ा अलग था बाकी के रीजन से, और वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट को फोकस नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ के लोग उसके रीजन के बारे में सोचे, इसलिए उनको एक अलग से उनका स्टेट दे दिया गया। येट प्रॉब्लम्स रिमेन्ड अनसॉल्व्ड। कौन सी? कश्मीर एंड नागालैंड की प्रॉब्लम अभी तक अनसॉल्व चल रही है, और एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, वो हम आगे देखने वाले हैं कैसी है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का एरिया एक बार देखते हैं। सो ये अरे ये कश्मीर हो गया, ठीक है। देन कुछ इतना पार्ट पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एंड इतना सा रीजन अक्साई चीन। अब इसका रीजन कुछ ऐसा है कि इसकी ज्योग्राफी में 3 सोशल पॉलिटिकल रीजन्स आते हैं, ठीक है। देयर आर 3 सोशल पॉलिटिकल रीजन, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जम्मू वाला रीजन जो है वो थोड़ा नीचे आता है, फुट हिल्स में आता है, फुट हिल्स एंड प्लेन्स, ठीक। देन कश्मीर वाला थोड़ा उसके ऊपर आता है, जिसमें हिमालयाज वगैरह आ जाते हैं कुछ, हाँ, माउंटेनियस चेन्स एंड ऑल। एंड देन लद्दाख आता है, लद्दाख अगेन माउंटेनियस रीजन है एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो इतने से यहाँ इसको लद्दाख क्लासिफाई कर दिया गया है आज, मतलब करंट टाइम्स में ये पूरा लद्दाख बन चुका है, एंड इतना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लद्दाख इज अ माउंटेनियस रीजन। अब डेमोग्राफी कुछ ऐसी है। अब हाँ, एक चीज़ और, जो कश्मीर का हार्ट है वो है कश्मीर वैली, ठीक ना। डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कश्मीर में जो मेजर लोग, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज, एंड रिलीजन इज़ मोस्टली मुस्लिम, लेकिन कुछ हिंदू माइनॉरिटी भी है, एंड लिंग्विस्टिकली वो भी कश्मीरी ही बोलती है। जम्मू में हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, एंड बहुत से स्पीकर, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के स्पीकर रहते हैं। लद्दाख में पॉपुलेशन ही कम है, क्यों? डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, बट जितनी पॉपुलेशन है इट इज़ इक्वली डिवाइडेड बिटवीन मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक ना। कश्मीर इशू कुछ ऐसा है, कश्मीर इशू में एक कश्मीर में एक्सटर्नल इशू चलता रहता है एंड एक चलता है इंटरनल। इसके 2 डायमेंशन हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक। एक्सटर्नल तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान के साथ है। इंटरनल ये है कि यहाँ के लोगों को इशू है अपनी खुद की कश्मीरी आइडेंटिटी का, उनको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, विच इज़ कश्मीरियत, इसको वो लोग कश्मीरियत बुलाते हैं, ठीक है। एंड वहाँ के लोगों की एस्पिरेशन है कि उनको और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए। बहुत बारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर्म ले लेती है सेपरेटिज्म का, कि हमें इंडियन यूनियन से अलग होना है, ठीक ना। अब इस प्रॉब्लम की रूट्स क्या है? 1 सेकेंड, हाँ, तो रूट्स ये हैं कि 1947 के पहले जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक, एंड वहाँ पे एक हिंदू रूलर थे, महाराजा हरि सिंह। एंड क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे याद करो, प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिए गए थे कि या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या तो इंडिया को, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट स्टेटस को ऑप्ट किया था, ठीक है। पाकिस्तानी लीडर्स जो थे वो पार्टीशन के बाद कश्मीर उन्होंने ऐसा अपनी जनता में भी कह सकते हो कि इमोशंस वगैरह फैलाए कि
कश्मीर का जो रीजन है वो मेजॉरिटी मुसलमान रीजन है, तो कायदे से क्योंकि रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे सेपरेशन हुआ है, पार्टीशन हुआ है, तो कश्मीर भी हमारा होना चाहिए। बट थोड़ा क्या है कि वो लोग अनपढ़ भी तो हैं, तो रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बीच में सेपरेशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, बट वो सेपरेशन हुआ था केवल 1 सेकेंड, सेपरेशन हुआ था केवल प्रोविंसेस का, ब्रिटिश प्रोविंसेस का, उसमें प्रिंसली स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं थे। मेरे हिसाब से तो फिर हैदराबाद भी उसका होना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए उसमें प्रिंसली स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं थे, बट फिर भी ट्राई करते हैं कि कश्मीर इनका हो जाए। तो उसके लिए अब हाँ, एक अब वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स भी अलग चल रही है। अंदर ही अंदर कश्मीर में कश्मीरियों को सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए खुद कश्मीरी होने की। और वहाँ के एक लोकल लीडर हैं शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, विच इज़ अ सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी, एंड ये बहुत टाइम से कांग्रेस के साथ एसोसिएशन में भी थी, एंड ये डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट कर रहे थे। इसी दिन का मूवमेंट था अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह, ठीक है। अब इनका भी मकसद ये था कि इनको पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं होना है, वो पाकिस्तान रिलीजियस लाइन्स पे बना है, एंड ये पार्टी सेक्युलर थी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इनके पर्सनल फ्रेंड भी बहुत सारे लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर रह चुके हैं, नेहरू से भी इनकी दोस्ती थी, ठीक। तो वहाँ पे जब एक महाराजा हरि सिंह का रूल ख़त्म होता है, तो शेख अब्दुल्ला ये था कि शेख अब्दुल्ला के पास अगली वहाँ पे पावर जाएगी। अब अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर 1947 में ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स ऑफ पाकिस्तान कैप्चर्ड कश्मीर पे अटैक करने लगते हैं, वहाँ की एरिया कैप्चर करने लगते हैं, एंड महाराजा आता है दौड़ के इंडिया के पास कि वी नीड मिलिट्री हेल्प फ्रॉम इंडिया। बट अभी तक कश्मीर जो था वो इंडिपेंडेंट स्टेटस लेके बैठा था, इंडियन यूनियन का पार्ट था नहीं। सो इंडिया ने भी कहा कि हमारा पार्ट ही नहीं है कश्मीर, तो हम किस बेसिस पे लड़ने जाएंगे पाकिस्तान से, ठीक है। सो ऐसा कह सकते हो कि महाराजा हरि सिंह से फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनको दिया गया, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, मतलब कि अब कश्मीर इंडिया का पार्ट हो जाएगा। देन मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की गई, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटर्स को फिर कश्मीर वैली से बाहर निकाला गया, बट फिर भी बहुत सा हिस्सा उनके पास रह गया। नाउ इट वाज एग्रीड। अब इसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, तो ये बात हुई थी कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो व्यूज़ हैं, जो उनकी कह सकते हो कि उनको कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये सिचुएशन के नॉर्मलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा किसी कंसेंसस के थ्रू, ठीक है। बट अभी के लिए सिचुएशन ऐसी हो गई कि 1 सेकेंड, कि इतना पोर्शन लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगा, ये लाइन। सो इतना पोर्शन अभी तक था पाकिस्तान के पास, तो ये बन गया पीओके, एंड बाकी जितना रीजन था, बाकी का पूरा रीजन, इसके पीएम बने शेख अब्दुल्ला। पीएम एक तरह से कह सकते हो कि ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई थी, तो वहाँ पे पीएम बनाया गया, अनलेस ऑफ सीएम। बाद में इसको भी कन्वर्ट करके सीएम के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक। नाउ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ कश्मीर। एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स क्या है, पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर वैली, सेंट इन्फिल्ट्रेटर्स टू ऑक्यूपाइड एंड ऑक्यूपाइड कैप्चर्ड पार्ट ऑफ कश्मीर, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर बुलाते हैं। सिंस 1947 कश्मीर इज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है, कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा था, जिससे उनको परमिशन मिलती थी खुद के ओन फ्लैग की, ऑटोनॉमी थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, और बहुत से प्रोविजन को वहाँ पे एक तरह से मेजॉरिटी की वो चाहिए होती थी, सपोर्ट चाहिए था वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जो नियम कानून है वो अप्लीकेबल हो। एंड उनकी जो असेंबली भी थी वो 6 साल चलती थी, फिर उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और इस स्पेशल स्टेटस से 2 रिएक्शन पूरे देश भर में निकल के आते हैं। पहला था, जो लोग बाहर रह रहे जम्मू एंड कश्मीर के, वो कहते हैं कि उसको स्पेशल जो स्टेटस दिया गया है, इसके कारण जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपरली इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसको अलग ही फील हो रहा है, वहाँ पे लोग भी अलग फील करते हैं कि हमें ऑटोनॉमी मिली हुई है, एंड बाकी जो इंडिया के लोग हैं वो भी सोचते हैं कि वो अलग स्टेट है, ठीक है। देयरफॉर आर्टिकल 370 शुड बी रिवोक्ड। सेकंड सेक्शन कहता है कि मोस्ट कश्मीरीज जो है, आर्टिकल 370 उनको ऑटोनॉमी दी भी गई है, जो वो उनके लिए इनफ नहीं, ठीक है। इनमें से भी एक सेक्शन जो ज़्यादातर कश्मीरी जो ये बोल रहे हैं कि 370 वाली ऑटोनॉमी इनफ नहीं है, उसमें से बहुत कश्मीरी ये कह रहे हैं कि
उनके 3 ग्रीवियंसेस इन टोटल। पहला कि जो प्रॉमिस किया गया था कि आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिचुएशन वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा, वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा कि उन्हें इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है कि इंडिपेंडेंट रहना है। सेकंड, लेकिन वो करवाया नहीं गया। दूसरा, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 370 में, वो ऑन पेपर तो है बट प्रैक्टिस में इरोड हो चुका है, एंड एक तरह से कांग्रेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही रूल कर रही। थर्ड था कि डेमोक्रेसी वहाँ पे जो स्टैब्लिश्ड भी है वो प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है डेमोक्रेसी वहाँ की। नाउ अब वहाँ पे पॉलिटिक्स देखते हैं सिंस 1948। सो व्हाट वाज द पॉलिटिक्स सिंस 1948? तो 1947-78 तक वहाँ पे 47-48 में इंडिया पाकिस्तान का वो चल रहा था, टेंशन चल रहा था। बट 1948 तक में सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है एंड शेख अब्दुल्ला बनते हैं पीएम। एंड पीएम बनते ही बहुत से मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड बहुत सी पॉलिसीज और लेके आते हैं जिससे ऑर्डिनरी लोगों का भला हो रहा है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और इनके बीच में, शेख अब्दुल्ला के बीच में ग्रोइंग डिफरेंस चल रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत बार, क्योंकि कश्मीर पार्ट तो इंडिया का ही है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन करवाने का काम भी इंडिया का होगा। बट बहुत जगह पर शेख अब्दुल्ला खुद से जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन से कश्मीर के इंडिपेंडेंस की बात करने लगते थे। सो इसके कारण से दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेख अब्दुल्ला के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, एंड देयरफॉर शेख अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड एंड डिसमिस्ड इन 1953 और उनको डिटेंशन में रखा गया। तो डिटेंशन में रहते हैं फ्रॉम 1953 to 64 एंड देन अगेन 65 to 68। ठीक है, अब सक्सीडिंग लीडरशिप जो थी, शेख अब्दुल्ला के अलावा उतना कोई टॉल लीडर था नहीं वहाँ पे, तो उतनी पॉपुलर नहीं थी। फिर भी वो लोग गवर्नमेंट बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी कांग्रेस सपोर्ट मिल जाता है, उनकी गवर्नमेंट बनी रहती है। वहाँ के लोगों ने उस पर सीरियस एलिगेशंस भी लगाए कि बहुत से माल प्रैक्टिसेस यानी इलेक्शंस वगैरह में फ्री एंड फेयर नहीं, उसमें चीटिंग वगैरह की जा रही ना। 1953 से 74 जब तक शेख अब्दुल्ला कह सकते हो कि 20 साल के जो पूरा टाइम पीरियड था, उसमें कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वहाँ की पॉलिटिक्स को। ठीक है, एंड अभी जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई थी उसको हम लोग कहते थे ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी बट ट्रंकेटेड थी, इसमें शेख अब्दुल्ला नहीं थे। सो ये पावर में बनी हुई थी विद सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, लेटर एक तरह से मर्ज भी हो गई कांग्रेस में जाके, देयरफॉर कांग्रेस पार्टी को डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया। और इसी टाइम पे, इसी पूरे टाइम पीरियड के दौरान 1960, 65, 66 में बहुत से ऐसे ट्राई किए जा रहे हैं। 68 में जब उनको हमने देखा 68 में शेख अब्दुल्ला को जब बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये बहुत बार ट्राई करते हैं कि इंदिरा गांधी से कोई मीटिंग। तो 1974 में सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद शेख अब्दुल्ला और सेंट्रल गवर्नमेंट एक उस कह सकते हो कि एग्रीमेंट पे आते हैं, जो इंदिरा गांधी से एग्रीमेंट होता है शेख अब्दुल्ला का कि वो सीएम बन जाएंगे। और उसमें होता यह है कि वो वापस से सीएम बनते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करते हैं जो अभी तक ट्रंकेटेड थी, और जो इलेक्शंस होने वाले हैं अगले 1977 में, उसमें इनकी मेजॉरिटी आ जाती है। बट इसके बाद 1982 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो लीडरशिप ट्रांसफर होती है 1982 के इलेक्शन के बाद अगले इनके हायर पे, जो कि थे इनके सन फारूक अब्दुल्ला। ठीक, तो फारूक अब्दुल्ला को सीएम बनाया जाता है, एंड फिर ये अगेन आके वही जो शेख अब्दुल्ला वाला काम था कि इंडिपेंडेंस चाहिए, ऑटोनॉमी दो, है ना, ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए एंड ऑल, ये सब करने लगे। तो इनको भी फिर वहाँ गवर्नर द्वारा डिसमिस कर दी गई इनकी गवर्नमेंट भी। तो एक फैक्शन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पावर में थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। ठीक, अब इसके कारण क्या हुआ, वहाँ के लोगों में एक रिसेंटमेंट आ गया, उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस से विश्वास उठने लगा, जो कि थोड़ा बिल्ड भी हुआ था बिटवीन शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और 1986 में ये फीलिंग ऑफ इंटरवेंशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है कश्मीरी पॉलिटिक्स में, ये और बढ़ गई। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्री किया कि हम इलेक्टोरल अलायंस बना रहे हैं कांग्रेस के साथ। ठीक, अब 1987 में इलेक्शंस होते हैं और अगेन मैसिव विक्ट्री देखने को मिलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और इस बार लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था इसको, फिर भी इसको एक मैसिव विक्ट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला वापस से सीएम बन जाते हैं कांग्रेस अलायंस के साथ। लेकिन इलेक्शंस में जो पॉपुलर चॉइसेस थी वो ऐसा था कि वो पॉपुलर चॉइसेस को विक्ट्री नहीं मिली। ठीक, ऐसा वाइडली माना जा रहा था कि इलेक्शंस वर रिग्ड, इसीलिए इलेक्टोरल प्रोसेस पर लोगों का भरोसा उठा। ऊपर से पॉपुलर रिसेंटमेंट चल ही रहा है सिंस अर्ली 1980s एंड इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लोगों का भरोसा उठने लगा,
और लोग ये सोचने लगे कि हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल ही कर रही है कांग्रेस के बिहाफ पे ना। अब इससे हुआ ये, इससे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई। अरे हाँ, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई। एंड इसी पॉलिटिकल, जो लोगों के मन में रिसेंटमेंट था ही, पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ एक और चीज़ स्टार्ट हुई, द राइज ऑफ इंसर्जेंसी, है ना। आर्म्ड रेबिलियन, आर्म्ड असर्शन भी स्टार्ट हो गए, जिसको पाकिस्तान बहुत जगह सपोर्ट भी कर रहा था। सो बाय 1989 कश्मीर आता है अंडर अ मिलिटेंट मूवमेंट, अ सेपरेट, जिसमें वो लोग डिमांड करते हैं सेपरेट कश्मीरी नेशन। एंड उनको मोरल, मटीरियल एंड मिलिट्रिकल सपोर्ट देता है पाकिस्तान, ठीक है। सो इसके कारण वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और पूरा एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1990 कश्मीर में वायलेंस बहुत ज़्यादा चलता था। आर्मी और इंसर्जेंट्स के बीच में कहीं पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं पे गोली बंदूक चल रही है एंड ऑल। 1996 में वापस इलेक्शन होते हैं, ठीक। अब वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, फारूक अब्दुल्ला फिर से आ गए। एंड इस बार ही जानते हैं कि बहुत लोगों को सपोर्ट मिला है, तो थोड़ा उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। सो ही डिमांडेड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। बट फिर कुछ होता नहीं है। देन 2002 में 6 साल बाद वापस इलेक्शन होते हैं। एंड इस बार कैसा कहा गया कि फेयर इलेक्शन हुए। तो फेयर इलेक्शन जैसे ही हुए, सो नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज आउट ऑफ पावर, ठीक है ना। अब इस टाइम पे एक चीज़ और देखना कि इस टाइम पे नेशनल लेवल पे, मतलब सेंटर यूनियन गवर्नमेंट भी बनी हुई है एनडीए की। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज एलाई ऑफ कांग्रेस, बट अब कांग्रेस की गवर्नमेंट भी नहीं है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो रहे हैं। एंड इस पे जीत रही है कौन? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आप मतलब फिर भी उसके बाद भी इसका कोलिजन जो है वहाँ के कांग्रेस के साथ में ही है, ठीक है। एंड इसके लीडर बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, सीएम, हाफ टर्म के लिए। और हाफ टर्म के बाद गुलाम नबी आज़ाद को बनाया जाता है, ठीक। वो कांग्रेस लीडर थे ना। अब सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड, अभी इंसर्जेंसी वगैरह पूरी हो गई, खत्म हो गई। 2002 में वेरी फेयर इलेक्शंस भी हो गए। इसके बाद क्या होता है? अब सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स जो 1989 से स्टार्ट हुई थी, इसके बहुत सारे फॉर्म्स भी थे। एक सेट कहता था कि हमें सेपरेट कश्मीरी नेशन चाहिए, एक कहता था कि हमें पाकिस्तान से जुड़ना है, एंड एक कहता था कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दो, हम इंडियन यूनियन के अंदर ही रहेंगे। इसके अलावा भी जो और भी रीजन है, उस रीजन में जम्मू और लद्दाख भी तो है, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंट्रा स्टेट ऑटोनॉमी चाहिए उनको भी। थोड़ा कश्मीर से हट के भी सोचें, उनके बारे में भी सोचें, ठीक है ना। तो इनिशियल पीरियड में इंसर्जेंसी मिलिटेंसी जब होती है वो बहुत ज़्यादा हुई, बट अब धीरे धीरे एक अर्ज फॉर पीस आ गया लोगों के मन में भी, गवर्नमेंट के मन में भी। एंड सेंटर ने बहुत बार ट्राई भी किया नेगोशिएट करने का सेपरेटिस्ट ग्रुप से, और बहुत सारे सेपरेटिस्ट भी रीनेगोशिएट करने का ट्राई करते हैं। तो इसीलिए उनके रिलेशनशिप विद इंडिया थोड़ा सा सुधर गए, ठीक। तो अब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स रिलेटिवली बेटर, उतनी नहीं, अभी भी टेररिस्ट वगैरह अटैक करते रहते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, सॉरी पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर से। सो जम्मू कश्मीर में इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सोसाइटी विद पॉलिटिक्स, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड्स, रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक, ट्राइबल, हर तरह की डाइवर्सिटी है, बट फिर भी अभी एक तरह से वही स्टेट बना हुआ है, ओके ना। अगला केस है ऑफ पंजाब। सो सेम द डिकेड ऑफ 1980s चल रहा है, एंड मेजर डेवलपमेंट इन पंजाब ये हो रहा है कि वहाँ पे सोशल कॉम्पोजिशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पार्टीशन में पहली बार चेंज हुआ, देन हरियाणा और यूपी, हिमाचल प्रदेश को उससे निकाला गया 1966 में, तो चेंज हुआ। एंड अलग से इनको पंजाबी स्पीकिंग स्टेट दिया गया पंजाब के लोगों को, ठीक है, लिंग्विस्टिक लाइंस पे। अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, मतलब वहाँ पे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, गवर्नमेंट तो नहीं थी, सॉरी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ के पंजाबी लोगों के अकाली दल, 1920 में पॉलिटिकल विंग था, सिखों का बनाया गया था। अब ये मूवमेंट कर रही है इनको, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा चाहिए। पंजाबी सूबा क्यों चाहिए? एक तरह से क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं आ रही है पंजाब में, तो इनको डिमांड कर रहे हैं कि हम पंजाबी सूबा चाहिए, इसमें पंजाबी बोलने वाले लोग हों, तो फिर इनको पंजाब दिया भी जाता है। उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी, अरे हाँ, सो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अकालीज एक बार पावर में आते हैं फ्रॉम 1967 में आते हैं पावर में एक बार, एंड देन 1977 में आते हैं। 72 में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि 72 में हमने देखा है कि 71 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, एंड इंडिया की इसमें मैसिव विक्ट्री हुई है। तो 72 में सारे स्टेट्स में इंडिया की कांग्रेस विक्ट्री हो रही है, इंदिरा गांधी टॉल लीडर। सो 72 में इसलिए नहीं आती है, कांग्रेस स्वेप्ट ऑल द सीट्स।
तो इसके कारण अकालियों को ये पता लगा कि डिस्पाइट रिड्रॉइंग द बाउंड्रीज पॉलिटिकल पोजीशन रिमेन प्रिकेरियस। अभी तो उनकी कोई पोजीशन फिक्स है नहीं, जीत भी नहीं रहे, सपोर्ट भी नहीं है। तो इसके साइंस ये है कि गवर्नमेंट उनकी डिसमिस हो चुकी है एक बार सेंटर से 1980 में, सपोर्ट नहीं है उनको हिंदूज का, एंड सिख कम्युनिटी के अंदर ही बहुत से इंटरनल डिफरेंशिएशन है ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन। उनका भी सपोर्ट ज़्यादातर है नहीं इनको, क्योंकि जो लोअर कास्ट है, लोअर क्लास है, उनका सपोर्ट ज़्यादातर जाता है कांग्रेस को, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस वॉज प्रो पुअर सोशलिस्ट टिल्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी। तो अब इस कंटेक्स्ट में एक सेक्शन ऑफ अकाली डिमांड करते हैं 1970s में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, कि हमें और ऑटोनॉमी चाहिए अपने स्टेट के लिए। एंड ये लोग मिल के एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, और वो रेजोल्यूशन पास होता है आनंदपुर साहिब में इन 1973, ठीक है। एंड इनके लीडर थे भिंडरवाला। ओके, ना 1973 में रेजोल्यूशन पास होता है, एंड इसमें बात हुई थी मेजरली रीजनल ऑटोनॉमी की, और इनको रीडिफाइन करना था सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। एस्पिरेशंस ऑफ सिख कॉम, इनको एक सिख कॉम चाहिए थी, ठीक है। एंड डिक्लेयर टू गोल टू अटेन बोलवाला, मतलब अपनी सिख लोगों की डोमिनेंस हेजेमनी चाहिए थी, बाकी लोग ज़्यादा ना हो। एंड एक चीज़ और बात की गई थी इसमें अबाउट वाटर शेयरिंग बिटवीन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। अब ये लग तो रहा था कि एक रिजोल्यूशन ऑटोनॉमी के लिए एक इट वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, बट इसको ध्यान से पढ़ने पे भी समझ में आ रहा है कि इनकी डिमांड्स साइंस सिग्नल दे रही हैं कि इनको एक सेपरेट नेशन भी चाहिए, ठीक है। तो रेजोल्यूशन भले पास होता है, बट उतना ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं मिलता अमंग सिख मासेस। एंड 1980 में अकाली गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है। तो इसके लिए अब अकाली दल क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए, कॉमन प्रॉब्लम ढूंढ के उसके लिए मूवमेंट करते हैं, ठीक, पंजाब एंड नेबर के बीच में। एंड इसके बाद एक सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर जो सिख गुरु होते हैं, वो क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट करते हैं ऑफ ऑटोनॉमी एंड सिख आइडेंटिटी, ठीक। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सट्रीम एलिमेंट्स इसमें ऐड होते गए, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्सट्रीम एलिमेंट्स जो ऐड हो रहे हैं वो फॉर्म लेते हैं सक्सेशन का, कि अब उन्हें चाहिए खालिस्तान, डिमांडेड खालिस्तान, ठीक है ना। साइकिल ऑफ वायलेंस। सो अब धीरे धीरे होने क्या लगा, लीडरशिप ऑफ मूवमेंट जाने लगी फ्रॉम देखो अकाली दल में भी दो तरह के लोग होते थे, जैसे कांग्रेस में थे, और एक होते थे एक्सट्रीमिस्ट एंड एक होते थे मॉडरेटर्स। तो जब तक नेगोशिएशन वाली बात होती है, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड ऑल, तब तक मॉडरेटर्स के हाथ में थी लीडरशिप। जैसे एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आती है, ये लोग वायलेंस का यूज़ करने लगते हैं, इंसर्जेंसी करने लगते हैं, ठीक है। सो दे आर्म अ फोर्ट्रेस। क्या इन लोग क्या किए कि गोल्डन टेम्पल में जितने भी अपने जो हथियार थे और बाकी प्लान्स एंड ऑल, हर चीज़ का बेस बना लिया गोल्डन टेम्पल को। और जानते थे गोल्डन टेम्पल एक तरह से होली श्राइन है, तो वहाँ पे इतना जल्दी कोई शक भी नहीं करेगा, ऊपर से अटैक भी कोई कर नहीं सकता है, नहीं तो लोगों का जो है कह सकते हो कि मन की भावना हर्ट होंगी, ठीक है। सो इन्होंने आर्म फोर्ट्रेस बना लिया किसको, गोल्डन टेम्पल को, और एक तरह से हेडक्वार्टर बन गया इनका। अब जून 1984 में जब इंडियन आर्मी के फिर इंडियन गवर्नमेंट की चीज़ पता लगती है, सो उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, द ऑपरेशन ब्लू स्टार, कोड नेम था इसका। ब्लू स्टार, ब्लू क्यों रखा गया, क्योंकि जो सिख लोग होते हैं उस टाइम पे जो खालिस्तानी डिमांड करते थे, वो लोग ब्लू कलर के थोड़ा कपड़े वगैरह वो बेयर करते थे, ठीक है ना। सो कोड नेम था जिसमें आर्मी अब एक्शन लेने वाली है इन द गोल्डन टेम्पल एंड मिलिटेंट्स को फ्लश आउट करना है। तो फ्लश आउट तो कर दिया मिलिटेंट्स को, बट बहुत से सिख सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए बिकॉज द डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल। बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था हिस्टोरिक टेम्पल वहाँ का ना। अब सिख लोग इसको देख रहे थे एज द अटैक ऑन देयर फेथ, एंड इससे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो थे उनको और ज़्यादा मदद मिल गई लोगों के सेंटिमेंट्स को और भड़काने में। एंड इसके कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड जो कि सिख ही थे, उन्होंने उनका असैसिनेशन कर दिया। एंड इस असैसिनेशन के बाद, क्योंकि अब असैसिनेशन भी हुआ बिकॉज ऑफ सिख मतलब कि जो सिख लोग की भावना हाथ हुई, ऊपर से मारने वाले भी सिख थे, और मारने का रीज़न भी था कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था,
ठीक है, तो उनको मार दिया गया। तो इसके कारण एंटी सिख वायलेंस स्टार्ट हो गया। ठीक। सो दिल्ली एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये एक लगभग एक हफ्ते तक चलता रह गया। एंड एनसीआर वाज द वर्स्ट अफेक्टेड, जिसमें से 2000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। एंड हंड्रेड्स ऑफ सिख्स वर किल्ड ऑन अदर प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास। एंड सिख फैमिली जनरली लॉस्ट कर रही हैं अपने मेल मेंबर्स को, तो उनके साथ एक इमोशनल बर्डन तो आ ही रहा है, बट मेल मेंबर के जाने से एक इकोनॉमिक बर्डन भी आ रहा है, क्योंकि मेल मेंबर ही अर्न करने वाला है। तो उनको दोनों तरह की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल लॉस प्लस इमोशनल लॉस। अब सबसे ज़्यादा सिख फैमिलीज को उसके बाद भी हर्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट को नॉर्मलसी स्टोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड जो जिस सिख वायलेंस को फैलाने वाले परपेट्रेटर्स थे उनको पनिश नहीं किया गया प्रॉपरली। 2005 में मतलब वायलेंस वगैरह हो चुकी है, उसके लगभग 20 साल बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके ऊपर किलिंग्स के ऊपर रिग्रेट अपने दर्शाते हैं इन द पार्लियामेंट एंड अपोलोजाइज करते हैं सिख एंटी सिख वायलेंस के लिए सिखों से। ठीक। अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, अब इससे धीरे धीरे अब पीस का रास्ता कैसे आता है कि 1984 में राजीव गांधी पीएम बन रहे हैं एंड वो डायलॉग करना स्टार्ट करते हैं। अब राजीव गांधी सबसे लगभग डायलॉग करना स्टार्ट करते हैं जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं हर जगह। तो सबसे पहले ये मॉडरेट अकाली लीडर से बात करना स्टार्ट करते हैं। मॉडरेट अकाली लीडर उस समय पे एक थे हरचंद सिंह लंगोवाल। तो जुलाई 1985 में ये पंजाब अकॉर्ड साइन करते हैं, पंजाब अकॉर्ड या फिर राजीव गांधी लंगोवाल अकॉर्ड, जिसमें बात होती है दिस वाज एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लंगोवाल। अब इसमें बात होती है कि पंजाब अकॉर्ड में कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा एंड दूसरी चीज़ जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं पंजाब एंड हरियाणा के, उसके लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा। रिवर रावी और ब्यास का वाटर शेयरिंग जो होती है हरियाणा एंड राजस्थान के लिए, उसके लिए एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। एंड जितनी भी कह सकते हो विक्टिम्स हैं, जितने विक्टिम्स हैं ये एंटी सिख वायलेंस के, उनको कंपनसेट किया जाएगा। और दूसरा, पंजाब में अभी तक जो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया है, मतलब एक तरह का एक्ट होता है, इसमें आर्मी को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है, उसको विथड्रॉ किया जाएगा। फिर भी ऐसा भले ये सब चीज़ें की गई, बट वायलेंस कम होने मतलब लगभग एक डिकेड तक चलती रह गई। मिलिटेंसी होती थी, काउंटर इंसर्जेंसी होती थी, पुलिस बहुत जगह पर वायलेंसेस करती थी, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है ना। और एक तरह से अकाली दल का फ्रेगमेंटेशन हो गया है, अकाली दल भी वहाँ पे गवर्नमेंट बन नहीं रही है एंड प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। हमने देखा था 1980 में अकाली दल गवर्नमेंट डिसमिस की जाती है। ठीक। तो 1992 में अब इलेक्शन उसके बाद होते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगता है, 1992 में नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें से वोटर टर्नआउट सिर्फ 24% रहता है। ठीक है, सिर्फ 24% रहता है। एंड मिलिटेंसी धीरे धीरे इराडिकेट होने लगी थी अब सिक्योरिटी फोर्सेस से, बट फिर भी हिंदूज और सिख्स के बीच में इनामस लॉसेस हो चुके थे। फिर मिड 1990s मतलब 1995 वगैरह के आसपास, 1995-6 के पास पीस वापस से रिटर्न करती धीरे धीरे। एंड 1997 में इलेक्शंस होते हैं। इस टाइम पे नेशनल लेवल पे ही वेव चल रही है एक तरह से बीजेपी की, कांग्रेस डिक्लाइन कर रही है, बीजेपी राइज कर रही है। तो यहाँ पे अकाली दल का एक सेक्ट जिसका नाम था बादल, वो बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाता है एंड क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंज वापस से स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है ना। अगला है द नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है, एक बार देख लेते हैं। तो ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड दिस इज त्रिपुरा। और जो बीच का बचा हुआ है ये है असम। तो ये मेजरली ये जो है सिक्किम को हटा के ये 7 सिस्टर्स होते हैं एंड सिक्किम को जनरली ब्रदर की तरह रेफर किया जाता है, ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर्स। ठीक। तो ऐसी कुछ ज्योग्राफी वहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, 4% ऑफ पॉपुलेशन है, बट लगभग डबल 8% ऑफ लैंड एरिया कवर करते हैं। एंड ये कनेक्टेड है इंडिया से थ्रू अ वेरी थिन कॉरिडोर, नेमली द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके थ्रू कनेक्टेड है, चिकन स्नैक कहते हैं, 22 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर। ठीक है। एंड ये बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। एक तरह से इंडिया को ईस्ट की तरफ गेटवे प्रोवाइड करता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है ना। सिंस 1947 यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय एक तरह से असर प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको फिर अलग से स्टेट बनाया गया धीरे धीरे। 1963 में नागालैंड स्टेट बनता है, 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय स्टेट्स बनते हैं,
1987 मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट बनता है, ठीक है। अब पार्टीशन जब से हुआ उसके बाद ज़्यादा लोगों का ध्यान गया नहीं नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि एक तरह से लैंडलॉक था और बहुत कम कनेक्शन था मेन लैंड इंडिया के साथ, इसका मतलब थ्रू लैंड कनेक्टिविटी भी कम थी क्योंकि वहाँ टेरेन भी मुश्किल है, तो इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया था बिटवीन मेन लैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो यहाँ का डेवलपमेंट भी इसीलिए कम हो गया, डेवलपमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा था। दूसरा यहाँ की पॉलिटिक्स आइसोलेटेड है, प्लस डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि बहुत से बांग्लादेश एंड म्यांमार से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इस जगह पे, उससे इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, तो डेमोग्राफी चेंज होती है, उससे फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज एक्सेट्रा बढ़ती हैं। सो आइसोलेशन भी है, सोशल स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो गया है, बैकवर्डनेस चल रही है, डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, इसी कारण एक कॉम्प्लिकेटेड सेट्स ऑफ डिमांड बनी वहाँ के लोगों की, हमें ये चीज़ें भी। एंड इन डिमांड को फुलफिल कराने के लिए अब जब लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है तो धीरे धीरे उनका डिमांड मांगने, फिर उनके डिमांड करने का मेथड भी चेंज होता है, ठीक है। दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कम्युनिकेशन वीक है, इसलिए वहाँ की पॉलिटिक्स भी बहुत डेलिकेट नेचर की है कि लोग कहीं एंटी नेशनल हो जाए, वो चाइना के साथ या फिर म्यांमार के साथ खुद को एसोसिएट न करने लगे, मर्ज करने की ट्राई न करने लगे। सो वहाँ के लोगों को मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें जनरली 3 इश्यूज डोमिनेट करते हैं। एक है कि उनको थोड़ा ऑटोनॉमी चाहिए, दूसरा सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं दूसरी तरह के, एंड तीसरी तरह के जो लोग हैं उनके मूवमेंट चलते हैं अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। तो ये 3 इश्यूज हैं मेजर। ऑटोनॉमी वाले में जनरली आ जाते हैं ऑटोनॉमी वाले में नागालैंड नहीं आता, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स में जनरली आते हैं, नागालैंड में चला था एंड कुछ टाइम के लिए मिजोरम में चला था। ऑटोनॉमी के लिए कुछ ट्राइबल रीजन्स हैं, वो अपना अलग चला रहे थे, एंड माइग्रेंट्स के लिए जनरली आसाम में प्रोटेस्ट होते थे, ठीक है। सो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी पहला। सो इंडिपेंडेंस के बाद एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम स्टेट ही फैला हुआ था, एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा, वो दोनों यूनियन टेरेटरी थे। बट नॉन आसामीज़ को लगता था कि आसाम गवर्नमेंट जो है वो आसामीज़ लैंग्वेज हम पे इम्पोज कर रही है, ठीक है, इसलिए वो डिमांड करते हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, एंड अपोजिशन वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं थ्रू आउट द स्टेट। और जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर्स थे वो अब और खुद को ऑर्गेनाइज करके एक यूनियन बनाते हैं, द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ठीक है। एंड इन 1960 ये ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन कन्वर्ट हो जाता है ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे वो मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, एंड दे डिमांडेड ट्राइबल स्टेट, उनको अलग से ट्राइबल स्टेट चाहिए था। फाइनली अभी तक जहाँ पे सिर्फ आसाम हुआ करता था, लाइक कुछ ऐसा है, 1 सेकेंड, अभी के लिए यहाँ पे नेफा है, यहाँ पे मणिपुर है, एंड यहाँ पे उसको हटाओ, यहाँ पे त्रिपुरा है। ये 3 को छोड़ के बाकी पूरा रीजन जो था वो आसाम था। तो इसके कारण फिर जब उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की तो बहुत से नए स्टेट्स कार्व आउट कर दिए गए। 1963 में नागालैंड है ना, नागालैंड 1963 में, फिर 72 में मेघालय, मणिपुर स्टेट बन जाता है, एंड त्रिपुरा। 87 में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड मिजोरम भी 87 में ही बनता है स्टेट। तो धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स कार्व आउट कर दिए गए, है ना, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। तो रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया था अंटिल 1972, ठीक है। फिर भी डिमांड्स चलती रही। आसाम के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ थीं, नेमली बोडोस, कर्बीज एंड दिमसास। ये डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, एंड इसके लिए ये लोग पब्लिक ओपिनियंस वगैरह मोबिलाइज कर रहे थे, पॉपुलर मूवमेंट्स कर रहे थे, कई जगहों पर इंसर्जेंसी भी कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि फॉर एग्जांपल ये आसाम है एंड यहाँ पे कर्बीज, दिमसाज एंड बोडोज रह रहे हैं, बट इनको टेरिटरी चाहिए थी ऐसी अलग सबके लिए सेपरेट, कि बोडोज अपनी अलग टेरिटरी मांग रहे हैं, कर्बीज अपनी अलग, और सबका स्टेट की टेरिटरी एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। लाइक जो बोडोज हैं ये बोल रहे हैं कि हमें इतना एरिया चाहिए, कर्बीज बोल रहे हैं कि हमें इतना एरिया चाहिए, दिमसाज बोल रहे हैं हमें इतना एरिया चाहिए। सो ये सब ओवरलैप हो रहा था, इसीलिए वो बनाना भी दिक्कत हो जाती है, और बहुत ज़्यादा स्मॉल स्टेट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, इसीलिए बाकी प्रोविजंस वगैरह निकाले गए अपने फेडरल स्ट्रक्चर से, कॉन्स्टिट्यूशन को देख के। उसमें इन्होंने आइडिया निकाला ऑफ गिविंग ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इनको एक अलग से इनके डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनॉमी दे दी गई और उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गए, वहाँ की अलग से एक कह सकते हैं पार्लियामेंट है और वहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट की एक पार्लियामेंट बना दी गई। ठीक है, तो वो लोग अपने डिसीजन सब खुद से ले सकते हैं, ऑटोनॉमी दे दी गई। तो कर्बीज एंड दिमसास को पहले ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिए गए एंड ऑटोनमस काउंसिल बाद में बोडोस को भी दिया गया। ठीक है, अब पहला तो हो गया, पहली डिमांड थी ऑटोनॉमी की। दूसरा है सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स। तो ये कहाँ चल रहे थे? सो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट होते हैं बाय द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, जो कि आसान होता है रिस्पॉन्ड करना, बट बहुत बार डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी कन्वर्ट्स इनटू द डिमांड फॉर सेपरेट नेशन। ठीक है, एंड जब वो डिमांड कंसिस्टेंटली चलती रहती है तो वो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दो स्टेट्स ऐसे थे, असम एंड मिजोरम। यहाँ पे डिमांड चल रही थी सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स होने करने की। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मिजो हिल्स था, यहाँ मतलब प्रॉब्लम चल रही थी असम एंड मिजोरम के बीच में। क्योंकि अभी तक मिजोरम बना नहीं है। ठीक है, मिजोरम बना नहीं है एंड ये पूरा एरिया, इसको अगर हटा दो, नॉर्थ और मणिपुर को हटा दो, तो पूरा एरिया असम है एंड मिजोरम यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे मिजोरम में जो मिजो हिल्स है, अब देखो पहले तो मिजोरम वाले इंडिया के साथ खुद को कनेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि मिजोरम वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो हम इंडियन यूनियन के पार्ट क्यों हैं? बट फिर भी उसके बाद भी इंडियन यूनियन का पार्ट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि 1959 में मिजो हिल्स में एक फमीन आता है। ठीक है, बट असम गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती अच्छे से। तो इसके लिए लोगों के बीच में बहुत गुस्सा आ गया, है ना, गुस्सा भरा लोगों के मन में कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही है, सब। ठीक है, उसके बाद वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं विच इज द मिजो नेशनल फ्रंट, जिसके लीडर बनते हैं लाल देंगा। एंड इनका एक आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट होता है 1966 से एक आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट होता है ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। एंड ये लोग इंडिपेंडेंस मांगते हैं। फिर इनका 2 डिकेड लॉन्ग बैटल चलता है फ्रॉम 1966 टू 1986। ठीक है, इसमें बहुत बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, शेल्टर ले रही है लोग ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, एंड एक पॉइंट पे तो एयरफोर्स का भी यूज करना पड़ा था। बट द विक्टिम्स वर पीपल एंड इफ पीपल्स आर विक्टिम दे विल अगेन राइज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड वो लोग भी मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन करेंगे। देन 2 डिकेड खत्म होने के बाद जब कोई नहीं जीता, ना गवर्नमेंट के हाथ में कुछ लगा ना मिलिटेंट्स के हाथ में कुछ लगा, तो राजीव गांधी वापस से आते हैं कि चलो अकॉर्ड करते हैं 1996 में। अब जो लाल देंगा थे उस टाइम पे एग्जाइल में थे। जब वो एग्जाइल से लौटते हैं तो राजीव गांधी से मिलके एक मिजोरम अकॉर्ड साइन करते हैं। एंड मिजोरम अकॉर्ड में बात होती है कि मिजोरम विल बी ग्रांटेड अ फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड प्लस सम स्पेशल पावर्स। मिजो नेशनल फ्रंट गेव अप द सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स एंड लाल देंगा बिकेम द सीएम। ठीक है, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम। इसमें फिर अब आज की हालत देख लो, मोस्ट पीसफुल एंड लिटरेसी एंड डेवलपमेंट के मामले में मिजोरम इज वेरी फार फ्रॉम अदर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। ठीक है, बहुत से मेन एंड इंडियन स्टेट से बहुत आगे। ना स्टोरी ऑफ नागालैंड में सिमिलर स्टोरी है, स्टार्टेड अर्लियर, इससे पहले स्टार्ट हुई थी 1951 में। ये लोग नागा नेशनल काउंसिल बना लेते हैं, है ना। ये कहाँ गया, सेक्शन ऑफ नागा डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस अंगामी तहफुफीजों के अंडर में ये लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। बट फिर भी इनकी जो डिमांड है अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तक चलती आ रही, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई, अभी तक कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी नहीं हुआ है इनका। ठीक है, सो नागा नेशनल काउंसिल बनती है, आर्म स्ट्रगल करती है। ठीक है, वो मांगते हैं सॉवरेनिटी ऑफ नागाज एंड आफ्टर सम इंसर्जेंसी सेट ऑफ नागाज एग्रीमेंट करने के लिए तैयार भी होते हैं। बट अदर रेबल्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर अभी भी इसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं मिला है। ठीक ना, दूसरा मूवमेंट भी हो गया किसका, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का। तीसरा है मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ये जनरली चलता है असम में। सो नॉर्थ ईस्ट में देयर वर लार्ज स्केल माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स आते हैं फ्रॉम आउटडोर्स एंड इंक्रोचर्स कहते हैं बहुत से, लैंड रिसोर्स इंक्रोच करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल पावर। एंड इनको प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर के इमिग्रेंट्स है, बहुत से इंडियन मेनलैंड इमिग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पर, वहाँ के लोगों की अपॉर्चुनिटीज छीनते हैं। ठीक है, सो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बार लोकल कम्युनिटीज़ को होती है एंड ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे वायलेंट फॉर्म्स लेने लगती हैं। तो इसके लिए चलता है दी आसम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985, 6 साल चलता है, अगेंस्ट दी आउटसाइडर्स। एंड आसामीज जो थी वो मतलब सस्पेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम सेटलर्स इंडिया में मतलब हमारे स्टेट में आ चुके हैं एंड इंडिजिनस कम्युनिटी उसी कारण माइनॉरिटी में जा रही।
तो उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना चाहिए, इसके लिए इनकी डिमांड चल रही है। प्लस प्लस अदर इकोनॉमिक इशूज़ चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अच्छे खासे रिसोर्सेज भी हैं इनके पास, है ना, लाइक वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, टी प्लांटेशन होते हैं, कोल रिजर्व्स हैं, उसके बाद भी यहाँ पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एंड इन सब के बेनिफिट जो है इंडस्ट्रीज एंड और मिनरल रिसोर्सेज के, इसके लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बनता है एंड इट स्टार्टेड एंटी फॉरेनर मूवमेंट्स, ठीक है। एंड इट इज ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन वाज नॉट एफिलिएटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसके लीडर थे प्रफुल्ल कुमार महंता, ठीक है। तो द मूवमेंट वाज अगेंस्ट लीगल माइग्रेंट्स, कह सकते हो कि डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड आउटसाइडर्स इन देयर स्टेट एंड फॉल्टी वोटर रजिस्टर्स ना। अब डिमांड चलती है कि इमिग्रेंट्स, जितने भी इमिग्रेंट्स आफ्टर 1951 आए हैं, उनको डिपोर्ट करके वापस भेजा जाए, ठीक है। इनिशियली एजिटेशन वाज विद यूजिंग नोवेल मेथड्स लाइक मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल सेक्शन, सपोर्ट अक्रॉस द स्टेट, हर चीज़ ये लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पर ट्रैजिक एंड वायलेंट इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, बहुत जगह ब्लॉकेट्स लगाए जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड सप्लाई ऑफ ऑयल फ्रॉम बिहार, जो बिहार में सप्लाई आती है आसम से, उसको कट किया गया, ठीक है। अब 6 साल के टर्मोइल के बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट अगेन यहाँ पे आती है एंड 1985 में आंसू लीडर से असम अकॉर्ड साइन करती है। इसमें बात होती है कि फॉरेनर्स जो कि आफ्टर बांग्लादेश वॉर आए हैं इंडिया में या फिर असम में, उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी असम में, जिसका नाम था असम जन संग्राम परिषद, ये फिर क्योंकि अब आंसू की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड इनकी डिमांड भी हो चुकी है फुलफिल, मतलब एक तरह से अकॉर्ड तो कर ही लिया गया, भले अभी तक अकॉर्ड पे वर्क ना किया गया, बट ऐसी जुबान दे दी गई है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया है। तो अब ये लोग मिलके, दोनों लोग मिलके एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, दी असम जन परिषद, AGP। एंड फिर ये पावर में आती है और प्रॉमिस करती है कि हम फॉरेन जो लोग आ रहे हैं, फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे एंड गोल्डन असम बनाएंगे, ठीक है। बट अभी तक हुआ ये कि पीस भले आ गई, पॉलिटिक्स चलने लगी, बट इमिग्रेशन वाली प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। इट्स अ लाइव इशू इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। त्रिपुरा में भी एक ऐसी चीज़ हुई थी, वहाँ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो थे वो एक्यूट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे एंड वो धीरे धीरे तो वो मिनॉरिटी में आ चुके थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑफ चकमा रिफ्यूजीज ना। अब एक टॉपिक है सिक्किम मर्जर। तो सिक्किम जो ब्रदर ऑफ द 8 सिस्टर्स, यहाँ पे सिक्किम पड़ता है, यहाँ भूटान है, देन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो सिक्किम इनिशियली इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, इट वॉज प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, which means it was neither a part of India nor a fully sovereign country. सिक्किम का डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस इंडिया हैंडल करती थी एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन चोग्याल कम्युनिटी के एक राजा थे, मोनार्क थे, वो करते थे, ठीक है। बट वहाँ के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस थी, हर जगह चल रही थी उस टाइम पे, तो उसके कारण राजा उनसे डील कर नहीं पाए। एंड सिक्किम की डेमोग्राफी भी ऐसी है कि वहाँ पे एक चोग्याल कम्युनिटी रहती है, मतलब चोग्याल चोग्याल जो राजा है वो है लेपचा भूते कम्युनिटी के, एंड दूसरी तरफ एक गुड पॉपुलेशन ऑफ नेपाली वहाँ पे बिलोंग करती है, क्योंकि नेपाल पड़ोसी है सिक्किम का, ठीक। एंड जो लेपचा भूते कम्युनिटी जहाँ के राजा है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एंड दोनों कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं था राजा का, सब अपना चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, ठीक है। तो बहुत से एंटी चोग्याल लीडर्स दोनों कम्युनिटी के मिलके सपोर्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का। एंड फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं सिक्किम में 1974, मोनार्की को हटा के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाए गए एंड जिसमें सिक्किम कांग्रेस जीत रही। सिक्किम कांग्रेस सेट ऑल द सीट्स एंड वो मैसिव विक्ट्री मिलती है उनको और उनकी गवर्नमेंट बन जाती है सिक्किम के अंदर। सिक्किम कांग्रेस का एक विजन था, एक एजेंडा था, दैट दे स्टूड विद ग्रेटर इंटीग्रेशन विद इंडिया, उनको इंडिया के साथ और इंटीग्रेट होने का मन था, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। पहले तो उन्होंने लिया स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट, बाद में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हमें फुल इंटीग्रेशन चाहिए इंडिया में, ठीक है। अप्रैल 1975 में रेजोल्यूशन फॉर फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया, एंड इसके लिए हरीडली ऑर्गेनाइज रेफरेंडम कराया गया, ठीक है। देन इंडिया पार्लियामेंट ने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया और सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया 1975, ठीक है। चोग्याल जो वहाँ के लेपचा भूते कम्युनिटी के किंग थे, वो इस मर्जर को अपोज कर रहे थे, कहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने फोल प्ले किया है एंड फोर्स यूज़ किया है, बट फिर भी मर्जर पॉपुलर सपोर्ट गेन कर लेता है सिक्किम के अंदर, ठीक ना। अकोमोडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में आता है।
तो जितनी भी रीजनल एस्पिरेशंस हुई हैं उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीजनल एस्पिरेशन आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो बहुत से स्मॉलर कंट्रीज जो इंडिया से बहुत छोटी कंट्रीज हैं लाइक यूके, यहाँ पे भी रीजनल एस्पिरेशन चलते रहते हैं। लाइक स्कॉटलैंड में चलता है, वेल्स में चलता है, नदर्न आइलैंड्स में चलता है, ये लोग अपनी डिमांड करते हैं अलग होने की। स्पेन में बैस करके एक रीजन है, क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में था इसके बारे में रेफरेंस कि ये अलग डिमांड करता है अलग होने की। श्रीलंका में तमिल अपना अलग ईलम मांग रहे हैं थे, ठीक है। तो इससे ही समझ में आता है कि नेशन बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होती, इट्स एन ऑन गोइंग। जब तक नेशन रहेगा तब तक नेशन बिल्डिंग चलती रहेगी, लोगों की अलग अलग डिमांड्स आती रहेंगी, उसको फुलफिल करना गवर्नमेंट का काम बनता रहेगा, ठीक। सेकंड इज रीजनल एस्पिरेशन, जितने भी रीजनल मूवमेंट्स हुए, चाहे वो आर्म्ड मूवमेंट्स हो या फिर पीसफुल मूवमेंट्स हो, उनको सप्रेशन से कभी ख़त्म नहीं किया गया, ना जा सकता है, क्योंकि ट्राई तो बहुत किया गवर्नमेंट ने, बट उसमें भी फेलियर मिला उसको। सो ये समझ में आया कि रीजनल मूवमेंट्स को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल नेगोशिएशंस, ठीक है। देन पावर शेयरिंग में अगर हम देखें तो ऑटोनॉमी देना सिर्फ इज़ नॉट इनफ, ठीक है। वहाँ के लोगों को शेयर मिलना चाहिए वहाँ की नेशन की डेस्टिनी डिसाइड करने का, ठीक है। दूसरा ये है कि रीजनल इम्बैलेंसेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है उसमें रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, तो बाकी जगहों पे लोगों के मन में फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, ठीक है यार। इससे दूसरी चीज़ क्या होती है, इंटर रीजनल माइग्रेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी जगह है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यानी दूसरी जगह है लाइक दिल्ली है, अब मेरी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं सब डिमांड अपनी पूरी करने है एजुकेशन फैसिलिटीज़ फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बड़े शहर जाऊँगा जहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ के लोग को माइग्रेट करना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों को एक टाइम बाद अगर कभी भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, हमेशा माइग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ के लोगों की भी रीजनल एस्पिरेशंस जागेंगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत बार प्रायोरिटी बेसिस पे इसीलिए होती हैं कि रीजनल इम्बैलेंसेस को कम किया जाए। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं हम अबाउट द फार साइटेडनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑन डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। उन्होंने इतना फ्लेक्सिबल फेडरल सिस्टम डिज़ाइन करके दिया कि उसमें बहुत से स्टेट्स को हम इजीली स्पेशल पावर्स के थ्रू इंटीग्रेट कर पाएँ, एंड इफ स्टेट्स ही पॉसिबल ना हो तो हम उनको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेके इंटीग्रेट कर पाएँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 6th शेड्यूल, जो अलाउ करता है डिफरेंट ट्राइब्स को कि वो उनके एरिया में उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाए और उनके प्रैक्टिसेस, कल्चरल ट्रेडिशन एंड कस्टमरी लॉस को प्रिजर्व करके रखा जाए, ठीक। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिव, ठीक है। देयरफॉर इंडियन जो पॉलिटिक्स थी सक्सीडेड इन एक्सेप्टिंग रीजनलिज्म एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब एक सेपरेट टॉपिक है विच इज़ अबाउट गोवाज लिबरेशन। सो गोवा जो है वो 1987 में इंडियन का स्टेट बनता है। तो इसके पहले क्या था, इसके पहले ये था कि गोवा, दमन एंड दीव, इट वॉज कोलोनाइज फ्रॉम 16th सेंचुरी बाय पोर्तुगीज, ठीक है। एंड पोर्तुगीज वहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी कब्जा करके रखे हुए हैं, एंड ये लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पे, सप्रेस्ड पीपल, डिनाइड सिविल राइट्स, एंड ऑल्सो दे हैड डन वेरियस फोर्सफुल कन्वर्जन्स, ठीक है। बट आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करती है परसुएट करने की पोर्तुगीज गवर्नमेंट को कि वो यहाँ से अपनी जो बेस बना के रखी है उसको विदड्रॉ कर ले। और उसके अलावा भी गोवा में भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहे थे फ्रीडम के लिए, ठीक। एंड इसको और स्ट्रेंथन कर रहे थे सोशलिस्ट सत्याग्राही फ्रॉम महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का नेबर है गोवा, ठीक है ना। दिसंबर 1961 में जब ये सब बातें फिर भी नहीं सुनी गई तो इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री एक्शन लिया 2 दिन का, एंड गोवा एंड दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया, ठीक है। अब इसमें नई कॉम्प्लिकेशन ये आई यहाँ पे, इस गोवा को इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद नई कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि अभी गोवा को किसका पार्ट बनाए, क्योंकि वैसे तो बहुत छोटा स्टेट है। तो महाराष्ट्रवादी गोमनांतक पार्टी एक MGP एक सेक्शन थी जो लोग कह रहे थे कि गोवा में जनरली मराठी बोलने वाले लोग हैं, देयरफॉर इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बट इसके अलावा भी एक गोवा के अंदर गोवा के लोगों की देयर वाज यूनाइटेड गोवन पार्टी, ठीक है, जो पावर में थी, एंड वो कहती थी कि हम अपनी सेपरेट गोवन आइडेंटिटी एंड कल्चर को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, एंड हमारी मेजॉरिटी जो लैंग्वेज बोलती है वो कोंकणी लैंग्वेज है, इट्स नॉट मराठी। तो इसके लिए इस कह सकते हो डायलेमा के लिए जनवरी 1967 में वहाँ पे एक ओपिनियन पोल किया जाता है, रेफरेंडम लाइक प्रोसेस, कि उसको महाराष्ट्र में रखा जाए कि सेपरेट स्टेट बनाया जाए,
सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, एंड मेजॉरिटी वोट करती है कि हमें महाराष्ट्र में नहीं जुड़ना है। देयरफॉर गोवा को 1967 में एक यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, एंड देन कुछ टाइम बाद 1987 में गोवा बिकेम अ स्टेट। ओके, नाउ क्योंकि ये नोट्स जो थे वो पुरानी एनसीईआरटी से बने थे, तो कुछ टॉपिक्स जो बाद में ऐड हुए वो भी इसमें लिखे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। कश्मीर पॉलिटिक्स आफ्टर 2002। सबसे पहले गवर्नमेंट बनती है कश्मीर में 2002 से 2008 के लिए, एंड 2009 में इलेक्शंस होते हैं अगेन, जिसमें एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आईएनसी लड़ाई करती है, एक तरफ पीडीपी। अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस आईएनसी कोलिशन अलायंस जीतता है, एंड शेख उमर अब्दुल्ला सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला सीएम बनते हैं फ्रॉम पीरियड ऑफ 2009 to 14। एंड इस टाइम पे सेंट्रल लेवल पे क्या चल रहा है? सेंट्रल लेवल पे लोकपाल बिल की डिमांड चल रही है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा खराब है, यूएसए अपना लोन विथड्रॉ कर रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल प्राइस आर राइजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो इसके लिए लोग गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस टाइम पे अन्ना हजारे मूवमेंट भी चल रहे थे इसी के लिए, लोकपाल बिल वगैरह के लिए। देन 2014 में इलेक्शंस होते हैं एंड कंट्री का पॉलिटिकल मूड चेंज होता है, और इस बार कांग्रेस ना जीत के बीजेपी मेजॉरिटी के साथ जीत रही है, एंड इट बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी टू हैव अ मेजॉरिटी। एंड इसके जस्ट बाद JNK इलेक्शंस, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस होते हैं, एंड इसमें आईएनसी और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस ना जीतकर इस बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस बनाती है और वो जीत जाती है, एंड सीएम बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक, एंड 2016 में 2 साल बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ हो जाती है, एंड देन सीएम बनती है उनकी डॉटर महबूबा मुफ्ती। सो आफ्टर 2016 मिलिटेंसी वापस से राइज होती है, देखने को मिलती है। तो 2018 में बीजेपी सपोर्ट विथड्रॉ करती है, क्योंकि बहुत ऐसा लगाया जा रहा था कि पीडीपी ही इन मिलिटेंसी को भड़का रही है, एंड बीजेपी अपना सपोर्ट विथड्रॉ करती है, एंड स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है वहाँ पे। 2019 में पुलवामा अटैक होता है 14 फेब में। ठीक, अब इलेक्शन हो रहा है अगेन, उस पुलवामा अटैक की जो हमने रिटेलिएशन किया था उसके फेवर में बीजेपी को बहुत से वोट जाते हैं, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी गए थे, 1972 में स्टेट इलेक्शंस में। तो बीजेपी इस बार 303 सीट्स के साथ आ रही है। ठीक, तो इसके कारण ये ईजिली गवर्नमेंट में आके अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करते हैं, जिसमें ये बात होती है कि उसको एक सेपरेट स्टेट ना बनाकर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी जाए, एक लद्दाख एंड सेकेंडरी जम्मू एंड कश्मीर। एंड जम्मू एंड कश्मीर को अलग से उनकी एक असेंबली दी गई, लद्दाख को नहीं दी गई खैर। और आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, नाउ 2024 में अगेन इलेक्शंस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 43 सीट्स आती है, आईएनसी के 7, एंड अगेन दोनों गवर्नमेंट बना लेती है। तो आज ये चल रहा है वहाँ पे। ठीक, और ये फर्स्ट इलेक्शन होते थे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के आफ्टर बिकमिंग यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो दिस वाज आवर कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।